हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं देव क्लासेस में। मुझे आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं आपको बता दूं, कंजर्वेशन का मीनिंग होता है संरक्षित, मीनिंग इक्वल रहना, कि हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा इक्वल रहेगा, सेम रहेगा और वो नष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब हमारी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है, इक्वल रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन कंडीशन क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैम। कोई भी वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? When two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant. So we can say initial momentum equal to final momentum, कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा दोनों बॉडीज़ का इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज़। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ईच ऑफ मास m1 एंड मास m2 आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज़ u1 एंड u2। तो हमारे टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास हैं m1 एंड m2 और दोनों मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से। m1 की वेलोसिटी u1 एंड m2 की वेलोसिटी u2। स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम t, और वे t टाइम के बाद एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। और स्ट्राइक होने के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड v2। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे मासेस हैं m1 एंड m2 उनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 एंड u2 एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी v1 एंड v2। तो आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टू बॉडीज़ हैं m1 एंड m2 और दोनों की स्पीड है u1 एंड u2 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। उसके बाद वो स्ट्राइक होती हैं ईच अदर, एक दूसरे से स्ट्राइक होने के बाद m1 v1 वेलोसिटी से मूव करता है और m2 हमारा v2 वेलोसिटी से मूव करता है। नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू m1 u1 because we know that the formula for momentum equal to mass into velocity, and initial momentum of object B equal to m2 u2 and final momentum of object A equal to m1 v1 p m2 v2। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 of object A and object B m2 u2 and final momentum of object A and B m1 v1 and m2 v2। So रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए यहाँ पर सेकंड लॉ का यूज़ करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, तो अगर हमारा ए में मोमेंटम चेंज होता है तो इसका मतलब है कि ए का फाइनल मोमेंटम माइनस ए का इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो हमारा F1 कितना आ जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय टी। क्योंकि हमारा m1 कॉमन है तो हमारा आ जाएगा m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी, क्योंकि जब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं तो दोनों का ही मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी चेंज होंगी तो दोनों पर ही हमारा फोर्स भी अप्लाई होगा। और फोर्स अप्लाई का पता क्या चलता है? जितना मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए F1 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी F2 इक्वल टू
तो किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बी का। तो बी के लिए क्या आ जाएगा, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू m2 कॉमन v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टी। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन एंड एक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिएक्शन। सो वी कैन से दैट F1 इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि इफ़ F1 इज एक्शन देन F2 इज ऑल्सो रिएक्शन। अगर F2 हमारा रिएक्शन है और वो हमारा अपोजिट एक्शन में लगता है तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का साइन। सो F1 इक्वल टू माइनस F2। अब हम इस इक्वेशन में F1 की और F2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आइए F1 की वैल्यू पुटअप करते हैं। m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो आप देख सकते हैं टी से टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं m1 से। सो m1 v1 माइनस m2 u2, क्योंकि आप देख सकते हैं जो माइनस का m2 u2 है ये हमारा इधर प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस m2 v2 एंड प्लस m1 u1। तो आप देख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हमारा m1 u1 है दैट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड m2 u2 दैट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड m2 v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज ए एंड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज ए एंड बी, और वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए एंड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए एंड बी। इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड रहता है। तो ये था हमारा प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जिसमें हमें न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों ही यूज़ करने हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम मोमेंटम को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जांपल। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। मोमेंटम को समझने के लिए आपको उसके एग्जाम्पल को समझना है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल को समझना है। तो ये हमारा एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं इसे बुलेट है, उसका मास है 20 ग्राम और वो फायर्ड होती है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल। तो एक पिस्टल दिखा रखी है जिसमें से कि 150 मीटर पर सेकेंड से एक हमारी बुलेट फायर की जाती है। पिस्टल का मास दिखा रखा है 2 किलोग्राम। तो पूछ रहा है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। आप ये जानते हैं कि अगर पिस्टल से हम फायरिंग करते हैं, बुलेट फायर की जाती है तो पिस्टल पीछे की तरफ आती है, पीछे बैकवर्ड में मूव करती है। उस बैकवर्ड मोशन को ही बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको दो फिगर दिखा रखी हैं। ए फिगर में दिखा रखा है बिफोर फायरिंग एंड बी में दिखा रखा है आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग के केस में हमारी बुलेट एंड द पिस्टल दोनों ही रेस्ट कंडीशन पर होंगी, हमारी दोनों ही क्या होंगी, रेस्ट कंडीशन पर होंगी। तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सेकंड केस में दिखा रखा है आफ्टर फायरिंग के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है दैट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो हमारी पिस्टल की वेलोसिटी है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास m1 ऑफ द बुलेट 20 ग्राम। तो सबसे पहले हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। मास m2 ऑफ द पिस्टल दैट गिवन इज 2 किलोग्राम। नाउ इनिशियली बुलेट इज इनसाइड द गन एंड इट इज़ नॉट मूविंग। जैसे हमने बताया कि इनिशियली में जो बुलेट है वो गन के इनसाइड में है और दोनों ही हमारे रेस्ट कंडीशन पर हैं। अगर दोनों ही रेस्ट कंडीशन पर हैं तो दोनों की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, 0। और टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। दिस मीन्स 0.02 प्लस 2 इक्वल टू 2.02 किलोग्राम। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू
0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल बी v2। हमने कंसिडर किया कि जो पिस्टल की वेलोसिटी है वो v2 है एंड बुलेट की जो वेलोसिटी है v1 दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। नाउ पुट द वैल्यू m1.02 मल्टीप्लाई 150 प्लस 2v2 that is the second equation, and first equation initial momentum equal to 0. So according to law of conservation of momentum we know that initial momentum equal to final momentum। initial momentum हमारा कितना है 0 और final momentum हमारा कितना है 0.02 मल्टीप्लाई 150 प्लस 2v2। अगर हम 0.02 में से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100। तो आफ्टर सॉल्यूशन we will get 3 plus 2v2 equal to 0 and 2v2 equal to -3, so v2 equal to -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा v2 की वैल्यू आई है दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मीनिंग ये है कि जो पिस्टल की वेलोसिटी है दैट इज़ 1.5, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि जिस डायरेक्शन में हमारी बुलेट मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी गन मूव करती है, इसलिए ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करता है। तो आइए अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। देखिए एक्टिविटी में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक बैलून लिया हुआ है और बैलून को आपको इन्फ्लेट कर लेना है, उसको फुल इन्फ्लेट कर लेना है, उसके नेक को एक थ्रेड से बांध देना है। उसके बाद आपको एक टेप लेनी है और टेप से एक स्ट्रो को भी उसके ऊपर आपको फिक्स कर देना है। उसके बाद उस स्ट्रो में से एक थ्रेड को पास करके आपको एक थ्रेड अपने पास रखनी है और सेकंड थ्रेड को अपने फ्रेंड को दे देनी है, या फिर आपको क्या करना है 2 वॉल के बीच में उस थ्रेड को फिक्स कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो ये बैलून है जो आपने उसकी नेक को एक थ्रेड से टाई किया था, आप उस थ्रेड को खोल देना है। जैसे ही आप उस थ्रेड को रिमूव करते हैं जो कि बैलून की नेक पर लगी हुई है, उसमें से एयर बाहर आएगी और आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ द बैलून, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रो मूव्स। तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलून लेना है, उसके बाद उसको फुला लेना है, इन्फ्लेट कर लेना है, उसकी नेक पर एक थ्रेड बांध देना है, उसके साथ में एक स्ट्रो को भी आपको फिक्स कर देना है। स्ट्रो में से एक थ्रेड लेकर दोनों वॉल पर आपको फिक्स कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप थ्रेड को रिमूव करते हैं बैलून की नेक पर से, तो हमारी एयर पास होती है लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट की साइड में हमारी एयर पास होगी। उसके बाद आपको स्ट्रो की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो आप पाएंगे कि जो स्ट्रो है वो एयर की अपोजिट डायरेक्शन में हमारी मूव करती है। जो स्ट्रो है एयर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये भी हमारा प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये एक्टिविटी आप अपने घर में करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी और दिखाई दे रही है, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा वाटर उसमें पुट कर लेना है और उसके साथ एक साइड में आपको कॉर्क से उसको स्टॉप कर देना, उसके माउथ को, टेस्ट ट्यूब के माउथ को एक कॉर्क से स्टॉप कर देना है। अब उस टेस्ट ट्यूब को 2 स्ट्रिंग से या फिर 2 वायर से हॉरिजॉन्टली आपको प्लेस कर देना है। अब स्लोली आप क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, और जब तक हीट करते हैं कि वो वाटर हमारा इवेपोरेट ना हो जाए, वेपोराइज ना हो जाए, और उसके बाद जो कॉर्क है वो हमारी वहाँ से ब्लोज आउट, मतलब वहाँ से बाहर ना निकल जाए। तो यानी कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है अच्छी क्वालिटी की ग्लास मटेरियल की, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर ले लेना है, उसको हॉरिजॉन्टली आपको प्लेस कर देना है। हॉरिजॉन्टली आपको उसको सस्पेंड करना है बाय द 2 स्ट्रिंग्स और 2 वायर्स। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको हीट करना है।
और हीट करने के बाद जब तक हीट करना है जब तक कि हमारा वाटर वेपराइज ना हो जाए और कॉर्क वहाँ से निकल ना जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो जिस डायरेक्शन में हमारी कॉर्क ब्लोज आउट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी टेस्ट ट्यूब मूव करती है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारी कॉर्क मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी टेस्ट ट्यूब मूव करती है। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से और समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो आइए देखते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जंप्स, एक गर्ल है जो 40 किलोग्राम उसका मास है और जंप करती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट पर 5 मीटर पर सेकेंड से जंप करती है जो कि फ्रिक्शनलेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो गर्ल है उसका मास कितना है 40 किलोग्राम, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है और एक कार्ट पर जंप करती है जिस कार्ट का मास है 3 किलोग्राम। वाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब वो ये पूछ रहा है कि अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये कार्ट हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस लड़की की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये कार्ट हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेकंड फिगर है उसमें लड़की और कार्ट दोनों एक ही उस पर हैं और अब हमें दोनों की वेलोसिटी बतानी है या फिर हमें लड़की की वेलोसिटी बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो हमने क्या किया, उस गर्ल की वेलोसिटी को कंसिडर कर लिया v। द टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड कार्ट बिफोर द इंट्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। तो बिफोर द इंट्रैक्शन, जबकि दोनों का इंट्रैक्शन नहीं हुआ है उससे पहले ही हमें दोनों का मोमेंटम ले लेना है, गर्ल का भी और कार्ट का भी। तो आप देख सकते हैं कि जो गर्ल का मोमेंटम आएगा, क्योंकि मास कितना है 40 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस कार्ट की वेलोसिटी कितनी है 0 और कार्ट का मास कितना है 3। तो अगर आप 3 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा 0। इट मीन्स 45 या 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंट्रैक्शन। सेकेंड केस में क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का मास अब ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों अब एक ही साथ हैं। तो मास कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय v जो कि हमने कंसिडर किया है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंजर्वेशन मोमेंटम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल, इसका स्टेटमेंट और इसकी एक्टिविटीज़ इसको कम से कम 2-3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। इसके न्यूमेरिकल आपको बार बार करके देखने हैं, तभी आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको कंजर्वेशन मोमेंटम की एक्टिविटीज़, इसका स्टेटमेंट और इसके न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से 2-3 बार करके देखने हैं, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा